जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, वो है रेमेडी अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पर्सन। यानी जो मुतासिर शख्स है उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। दूसरा यार ये सवाल रेफरेंस टू कोर्ट के नाम से भी आ सकता है, ठीक है ना? तो जनाब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यार हुकूमत को ना एक हाईवे कंस्ट्रक्शन करनी है और रास्ते में कुछ ज़मीन आती है तो वो चाहिए। अब उसमें एक ज़मीन जो है ना यानी कि 50 एकड़ एक्चुअली वो उसको ज़मीन चाहिए, उसमें कुछ ज़मीन जो है ना वो आकाश की आती है। अब वो आकाश को कहती है कि यार हम आपको ना कंपनसेट कर देंगे, आप हम हमें अपनी ज़मीन दो, हम आपको पैसे देंगे। उसने कहा चलें ठीक है। तो जो कलेक्टर साहब ने ना उन्होंने एक हिसाब किताब लगा के एक फ़ैसला सुनाया, यानी जिसको हम बोलते हैं अवार्ड सुनाया, और उसने कहा कि यार आकाश साहब आपको हम ना इस ज़मीन के 10 करोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यार आकाश का आप लोगों को पता है उसको ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा नहीं यार मेरी ज़मीन तो यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक तो शहर के करीब है, तो कम से कम यार आप मुझे 16 करोड़ तो दो। और उसने फिर कहा कि नहीं यार वो जो कलेक्टर साहब है उसको हिसाब किताब की समझ ही नहीं है, ना उसको सेंस है इस चीज़ की कि मेरी ज़मीन की वैल्यू 16 करोड़ बनती है, ये 10 करोड़ मुझे दे रहा है। तो उसने उस कलेक्टर साहब का जो फ़ैसला था, उसको अब उसने क्या करना है, चैलेंज करना है। तो चैलेंज करने का क्या तरीक़ेकार है कि वो उसी कलेक्टर साहब को एक रिटन स्टेटमेंट देगा, उसको एप्लीकेशन लिखेगा और उसको कहेगा कि सर ये मुझे आपका फ़ैसला पसंद नहीं आया, मेरे ये एतराज़ात हैं, तो काइंडली आप ये मेरा मामला जो है ना, वो रेफ़र कर दें कहाँ पे? अदालत में। ठीक है? तो आप मेरा रेफ़र कर दें। तो उसके बाद वो मामला अदालत में चला जाएगा एंड देन अदालत दोनों की बात सुन के अपना एक फ़ैसला सुनाएगी। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है जी? अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सबसे पहले ये कि जब हुकूमत कोई ज़मीन हासिल करती है तो उसके बाद जो कलेक्टर साहब हैं ना वो उस ज़मीन की कंपनसेशन का एक फ़ैसला सुनाते हैं कि भाई इस ज़मीन की कितनी कंपनसेशन दी जाएगी। यानी अगर हुकूमत किसी प्राइवेट लोगों से ज़मीन खरीदती है या हासिल करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना? तो उसका जो फ़ैसला होता है वो अवार्ड कहलाता है। लेकिन अगर उसमें से किसी बंदे को ये फ़ैसला पसंद नहीं आता तो वो फिर जनाब सेक्शन 18 के तहत वो क्या करेगा कि वो जो है ना कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन लिखेगा और उसको कहेगा कि सर हम मेरा काइंडली मामला रेफ़र कर दें अदालत की तरफ, क्योंकि मुझे ना मैं आपके इस फैसले से या अवार्ड से मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है जी? तो ये आ जाता है सेक्शन 18। उसके बाद सेक्शन 19, 20, 21, 22 के अंदर भी कुछ प्रोसीजर बताया गया है कि वो प्रोसीजर फिर किस तरह फॉलो किया जाएगा। कलेक्टर साहब अदालत में क्या चीज़ भेजेंगे, क्या चीज़ें डिटेल लगाएंगे और उसके बाद नोटिस किस तरह किए करेंगे और प्रोसीडिंग किस तरह होंगी, ये सारा कुछ फिर आगे के जो सेक्शन है उसके अंदर बताया गया है। तो जनाब सबसे पहले तो देखें सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 के अंदर आपने क्या-क्या इन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि यार कौन शख्स जो है ना वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन कौन देगा कलेक्टर को? यार वो शख्स देगा जिसका ज़मीन के अंदर इंटरेस्ट है या ज़मीन से जिसका ताल्लुक है और वो जिसने कलेक्टर साहब का जो पहला फैसला था, जो उसकी कंपनसेशन उसको दी थी, वो कबूल नहीं किया था। जैसे मैंने आकाश का एग्ज़ाम्पल दिया कि आकाश की ज़मीन थी और कंपनसेशन उन्होंने 10 करोड़ दी, उसको चाहिए थी 16 करोड़। उसकी समझ में उसने समझा कि यार कलेक्टर साहब ने ये फैसला गलत दिया, तो एक वो बंदा दरख्वास्त दे सकता है। तो अब अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है? भई एक तो आप ना बंदा खुद डायरेक्टली अदालत नहीं जाएगा इस मामले में, ये आपने बात ज़हन नशीन करनी है। इसीलिए तो रेफ़रेंस का वर्ड यूज़ हुआ है। रेफ़रेंस का मतलब है कि आप अपना मामला रेफ़र कर रहे हो अदालत को। वो एक्चुअली कलेक्टर साहब रेफ़र करते हैं, यानी कलेक्टर साहब खुद फ़ैसला नहीं करेंगे। क्योंकि कलेक्टर साहब को के खिलाफ आपने शिकायत की है ना, तो आप कलेक्टर साहब को कैसे दरख्वास्त देंगे? कलेक्टर का फ़ैसला आप कलेक्टर के ही ज़रिए रेफ़र करेंगे अदालत में, ठीक है? एक तो आप खुद अदालत नहीं जाएँगे, आपने एक रिटन एप्लीकेशन लिखनी है कलेक्टर साहब को और उस एप्लीकेशन के अंदर आपने सारे जो आपके एतराज़ात हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो आपने लिखे हैं और जो ग्राउंड्स हैं ऑब्जेक्शन के वो लिखने हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब उस मामले को रेफ़र करेंगे कहाँ पे? अदालत में। इसीलिए ये इसका नाम सेक्शन 18 का रेफ़रेंस टू कोर्ट है। लेकिन जो पेपर में सवाल आता है वो यही आता है कि रेमेडी क्या अवेलेबल है एग्रीव्ड पर्सन के पास। ठीक है जी? अच्छा जी, अब उसके अंदर ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? ग्राउंड्स में आपने ये बताना है जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं कि भई आपकी ज़मीन के मेज़रमेंट का आपको इश्यू है कि मेज़रमेंट सही नहीं ली या जो कंपनसेशन जो आपको दी गई है वो सही नहीं है या जो क कंपनसेशन जिस तरह पे की गई है उसके ऊपर एतराज़ है या जो कंपनसेशन की जो तक़सीम की गई है, अगर एक ज़मीन के 4 मालिक थे या 4 ओनर थे तो कंबाइंड प्रॉपर्टी थी, तो वो जो है ना उसकी आपकी ना जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको उसके ऊपर एतराज़ है। जो भी ग्राउंड्स हैं आपने बताने, ठीक है? दूसरा ये है
फिर जो आपने एप्लीकेशन लिखी है उसके अंदर ये जो ग्राउंड्स है वो आपने बिल्कुल वाज़ेह लिखने हैं कि आपको इस कलेक्टर साहब का जो फैसला है उसके कि इस इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ है और उसके ऊपर आपने पूरी डिटेल लिखनी है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा कि ये कह दें कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, नहीं भाई, ये कलेक्टर साहब का आपको फैसला पसंद नहीं है वो ठीक है, लेकिन आपने पूरी डिटेल देनी है कि भाई क्यों मुस्तरद है और किन ग्राउंड्स के ऊपर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप क्या यानी कि आपके पास एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही वो आपने एप्लीकेशन देनी है कलेक्टर साहब को। अगर जब कलेक्टर साहब ने फैसला सुनाया था, पहले वाला जो अवार्ड सुनाया था जिसके ऊपर आपको एतराज़ है, अगर आप उस टाइम खुद मौजूद थे तो फिर जनाब आपके पास ये है कि आप 6 वीक के अंदर-अंदर आपने अप्लाई करना है। ठीक है? जब कलेक्टर साहब ने अवार्ड दिया, फैसला सुनाया कहा ज़मीन के हवाले से और उस वक़्त आप खुद भी मौजूद थे उस टाइम पे, तो फिर आपके पास कितना टाइम है? 6 वीक का टाइम है। ठीक है जी? अच्छा जी, लेकिन अगर आप उस टाइम अवेलेबल नहीं थे तो फिर आप जब आपको नोटिस मिलेगा तब, यानी कि विदिन 6 वीक ऑफ रिसीविंग नोटिस, नोटिस मिला उसके 6 माह के अंदर, 6 वीक्स के अंदर-अंदर, ठीक है? और दूसरा ये है कि या जब फैसला आया है जो तो उसके 6 माह के अंदर-अंदर, यानी जब आपको नोटिस मिले, अगर आपको नोटिस मिला है तो फिर आपने 6 वीक्स के अंदर ही अंदर जो है ना एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, ठीक है? लेकिन अगर फैसला 6 माह के बाद आया है, ये दूसरी सिचुएशन है, तो फिर आपने यानी कि 6 मंथ्स के अंदर-अंदर जो है ना वो कहते हैं एप्लीकेशन देनी है। ठीक है जी? सो ये टाइम लिमिट है। अगर आप उस टाइम खुद मौजूद थे जब अदालत ने, यानी सॉरी, कलेक्टर साहब ने फैसला दिया, तो आपके पास 6 वीक्स का टाइम है। लेकिन अगर आप उस टाइम मौजूद नहीं थे जब कलेक्टर साहब ने ये फैसला दिया था, अवार्ड दिया था, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो जब आपको नोटिस मिले तब 6 वीक्स के अंदर-अंदर, और दूसरा ये है कि जब फैसला आया उसके 6 मंथ के अंदर-अंदर आपने जो है ना एप्लीकेशन दायर करनी है। अच्छा जी, अब इसमें ना एक सूबाई हुकूमत का भी किरदार आता है कि बाज़ औक़ात सूबाई हुकूमत भी जो है ना वो मामला रेफ़र कर सकती है। अगर वो उसको वो जो अवार्ड है कलेक्टर साहब को पसंद है, कलेक्टर साहब ने एक फ़ैसला दिया, सूबाई हुकूमत को ही नहीं पसंद आया अपने ही बंदे का कि यार ये क्या तूने फ़ैसला दिया। तो उनके पास यही टाइम है कि जब फ़ैसला आता है तो फ़ैसले से लेकर 6 माह के अंदर-अंदर वो जनाब रेफ़रेंस दायर कर सकते हैं। तो अदालत वहाँ पे उस मामले को सुनेगी और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी बहुत इंक्वायरी या डिटर्मिनेशन का भी हुक्म दे सकती है। ठीक है? तो जो सेक्शन 18 का जो पर्पज़ है वो यही है कि जनाब जो ज़मीन के लैंड ओनर्स हैं, इंटरेस्टेड पर्सन हैं, उन या इवन कि हुकूमत, जिनको अगर कलेक्टर साहब का फ़ैसला पसंद नहीं आया, मुतमिन नहीं है, तो वो जनाब वो अदालत के ज़रिए अपना यानी इंसाफ़ हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सेक्शन 19 में क्या होगा कि कलेक्टर साहब आपका जो मामला है वो रेफ़र करेंगे अदालत में ना, जब अदालत में वो रेफ़र करेंगे ना तो साथ में वो एक रिटन स्टेटमेंट भी जमा कराएँगे जिसके अंदर वो पूरी की पूरी डिटेल बताएँगे कि भाईजान हमने ये आकाश से ज़मीनें किस तरह खरीदी और ज़मीन कहाँ पे लोकेटेड है, क्या सिचुएशन है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उस पे कितने दरख्त लगे हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं, क्रॉप्स हैं, व्हाटएवर कुछ भी है। और दूसरा ये है कि कितने लोग उस ज़मीन के साथ उनका ताल्लुक है या इंटरेस्टेड हैं, और दूसरा है कि अगर आपने डैमेजेस पे किए हैं तो उसकी अमाउंट क्या थी, कंपनसेशन आपने कितनी किस तरह अवार्ड की, और अगर कंपनसेशन के ऊपर आप अगर एतराज़ है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर आपने कंपनसेशन दी और किस तरह वो डिटरमाइन की, वो सारा हिसाब किताब आपने कलेक्टर साहब ने रिटन स्टेटमेंट के अंदर जमा करवाना है। कहाँ पे? जब वो रेफर फाइल करेंगे आकाश का अदालत के अंदर, यानी आकाश ने जो रेफरेंस जो कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन प्लस में वो अपनी रिटन स्टेटमेंट अदालत में जमा करेंगे कलेक्टर साहब, ताकि अदालत को पता हो ना कि यार कौन सी ज़मीन है, कहाँ पे है, क्या इशू है, तो सारा कुछ। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 20 के अंदर ये है कि जब वो मामला अदालत की तरफ चला जाता है तो फिर अदालत नोटिस जारी करती है। एक तो वो एप्लीकेंट को, जो दरख्वास्त गुजार है, ठीक है ना, जिसने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किए, जैसे आकाश। आकाश तो कलेक्टर के ज़रिए उसने फ़ाइल किया था ना, तो एक तो आकाश को जाएगा। इसके अलावा कोई और लोग उस ज़मीन से रिलेटेड हैं, इंटरेस्टेड पर्सन है, या जिसको कलेक्टर साहब का फ़ैसला पसंद नहीं आया वो भी, या इवन के कलेक्टर साहब को भी नोटिस जाएगा, और कंसर्न अथॉरिटी अगर कोई और डिपार्टमेंट है तो वो भी। यानी कि ज़ाहिर बात है, एक तो आकाश को जाएगा, एक कलेक्टर साहब को अलग, इसके अलावा और कोई लोग हैं अगर उनको भी इस कलेक्टर साहब का फैसला पसंद नहीं आया, और या उनकी ज़मीन के अंदर दिलचस्पी है, या दिलचस्पी मराद इंटरेस्टेड हैं, या उनका ताल्लुक है किसी किस्म का, उन सबको नोटिस जाएंगे ताकि हियरिंग शुरू हों। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि यहाँ इस मामले में जो हुकूमत अगर सॉरी अदालत अगर कोई इंक्वायरी करना चाहती है थोड़ी, यानी तो उसके उसका जो उसके पास जो पावर्स हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं, ठीक है? यानी कि जो एतराज़ात हैं उसी के ऊपर ही उसने थोड़ी बहुत छानबीन करवानी है, अगर वो करवा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कंपनसेशन का एतराज़ात हुए हैं तो बस वही देखना है, बाकी अदालत कोई और नहीं देखेगी। ये नहीं देखेगी कि इस ज़मीन की ओनरशिप क्या है, री-एग्ज़ामिन नहीं करेगी उसकी ओनरशिप या और कोई इश्यूज़, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 22 है, इसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी वो ओपन कोर्ट में होंगी, और वकला
वकला आ सकते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन वो अदालत में आएंगे, सिविल कोर्ट्स में आएंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी, वो अपीयर हों, प्लीड करें, एक्ट करें, ठीक है। तो यानी ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भाई ये एक्चुअली मामला क्या है, क्योंकि ये ज़ाहिर बात एक सरकार का मामला था और सरकारी तौर पे एक ज़मीन हासिल की गई और उसकी कंपनसेशन सही नहीं दी। कलेक्टर साहब का फैसला लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने कलेक्टर को दरखास्त दी, कलेक्टर ने दरखास्त पकड़ के रेफर कर दिया अदालत में और अदालत ने उसके ऊपर कार्रवाई की। तो इसीलिए ये ओपन होना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, बहुत ही आसान टॉपिक है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, जो सेक्शन 18 है वो उसका जो टाइटल है वो रेफरेंस टू कोर्ट के नाम से है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो जिक्र है ना वो है रेमेडी अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पर्सन। अब यानी जो कलेक्टर साहब का जो फैसला किसी को अगर पसंद नहीं आया, ज़मीन के हवाले से ज़मीन की उसने वैल्यू सही नहीं लगाई, कंपनसेशन आपको सही नहीं दी, तो आप कलेक्टर को दरखास्त देंगे, कलेक्टर वो दरखास्त रेफर करेंगे अदालत को, इसीलिए इसको फिर रेफरेंस टू कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें।